आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ। ममता की प्लानिंग बहुत अग्रेसिव है, चाहे वो नंदीग्राम हो या फिर हिंदुत्व का मोर्चा। ममता ने महाशिवरात्रि के दिन नामांकन करने का प्लान बनाया है, लेकिन दीदी ने यह घोषणा भी शुक्रवार के दिन यानी जुम्मे के रोज की। ममता हिंदुत्व की पॉलिसी और मुस्लिम पॉलिसी का मिश्रण करने की योजना बना रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के हिंदुत्व कैंप में क्या चल रहा है, कैसे अचानक बंगाल की लड़ाई जय श्री राम से हर हर महादेव पर आ गई, ये देखिए। कोलकाता में लेफ्ट कांग्रेस और फुरफुरा शरीफ के पीरजादा की रैली में शिवजी नजर आए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महाशिवरात्रि के दिन नॉमिनेशन करेंगी और सबको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़े शिव भक्त हैं। यानी पश्चिम बंगाल में हिंदुत्व की लड़ाई अब जय श्री राम से हर हर महादेव पर आ गई है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस वक्त वोटों के 3 सबसे बड़े देवता हैं और उनके 3 नारे गूंज रहे हैं, जय श्री राम, हर हर महादेव और जय मां दुर्गा। अचानक ममता बनर्जी की हिंदुत्व वाली पॉलिटिक्स में ये यू टर्न कैसे आया? आखिर क्यों अचानक ममता बनर्जी वोटों के लिए मां काली के बाद भोलेनाथ की तपस्या में जुट गई? ममता बनर्जी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट शुक्रवार के दिन ही क्यों जारी की है और शुक्रवार के दिन ही शिवरात्रि को पर्चा दाखिल करने के ऐलान का क्या मतलब है? आखिर पश्चिम बंगाल में किसी पार्टी के हिंदुत्व कैंप में क्या चल रहा है, इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी आपको विस्तार से समझाएंगे। पश्चिम बंगाल की राजनीति में यह पहली बार हो रहा है जब कोई क्षेत्रीय बंगाली पार्टी महादेव के नाम पर भी चुनाव लड़ने जा रही है, जबकि ममता बनर्जी 20 साल से अपने घर में मां काली की पूजा करती आ रही हैं। मुख्यमंत्री बनने के पहले भी ममता बनर्जी मां काली की ही पूजा करती थी। जय श्री राम के नारे पर तो ममता बनर्जी नाराज हो जाती थी, लेकिन मां दुर्गा और मां काली के नारे उन्होंने राजनीतिक मंचों से लगाए हैं। लेकिन इन नारों में भी पहले कभी हर हर महादेव का नारा तो नहीं गूंजा। माँ दुर्गा, माँ काली, जय बजरंग बोली, ओम नमो शिवाय, गणपति बाबा मौर्या, विशालाक्षी, विष्णु माता, रक्षा काली, जय माता दी, संतोषी मात। दरअसल भगवान शंकर कभी पश्चिम बंगाल के प्रमुख देवता भी नहीं रहे हैं। बंगाल में मुख्य रूप से मां काली और मां दुर्गा की ही पूजा होती है। मां काली के पति के रूप में भगवान शिव की भी पूजा की जाती है, लेकिन प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल में मां काली की ही मान्यता है। पश्चिम बंगाल में भगवान शंकर का कोई ज्योतिर्लिंग भी नहीं है। पश्चिम बंगाल के सबसे पास झारखंड में मौजूद वैद्यनाथ का ज्योतिर्लिंग है, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से 360 किलोमीटर दूर है। लेकिन ममता बनर्जी ने अब हर हर महादेव की ढाल का इस्तेमाल किया है, ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली के चुनाव में बीजेपी के जय श्री राम के नारे के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने जय बजरंगबली के नारे का सफल प्रयोग किया था। सवाल यह है कि क्या अब उसी रास्ते पर चलकर ममता बनर्जी भी जय श्री राम के नारे के खिलाफ हर हर महादेव के नारे का प्रयोग करना चाहती हैं? सोचने वाली बात यह भी है कि ममता बनर्जी पर बीजेपी मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाती है। ममता बनर्जी भी मुसलमानों के वोट के लिए बंगाल का खजाना खोल देती हैं, लेकिन हर हर महादेव के नारे का इस्तेमाल सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों के खिलाफ किया था। इसका मतलब इतिहास में हिंदवी स्वराज का सबसे बड़ा नारा हर हर महादेव ही था। और अब ममता बनर्जी हिंदुत्व के सबसे बड़े और पुराने नारे पर अपना अधिकार जमाने की लड़ाई में उतर आई है। दरअसल ममता बनर्जी की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि उनकी छवि एंटी हिंदू नजर आ रही है और अब ममता बनर्जी के पास चुनाव से पहले खुद को हिंदू साबित करने के लिए सिर्फ 60 दिन का समय है। समझने वाली बात यह है कि मुस्लिम वोटों के लिए सबसे ज्यादा मेहनत तो लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी ही कर रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि एक मुश्त मुस्लिम वोट से उनकी डूबती नैया पार लग सकती है। लेकिन हिंदू वोटों के लिए सबसे बड़ी और सबसे अहम लड़ाई ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी के बीच होने जा रही है। अब शिवरात्रि के दिन नामांकन दाखिल करना ममता बनर्जी का नया और सबसे ताजा प्रयोग है, लेकिन इस मोर्चे पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आगे निकलना ममता बनर्जी के लिए बहुत मुश्किल साबित हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से सांसद हैं और भगवान भोलेनाथ के परम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर हर महादेव के नारे से काशी गूंजती है और ये नारे शायद आज बंगाल में मोदी के विरोधियों को भी जरूर चुभ रहे होंगे। जरा ये समझिए कि बीजेपी की वो कौन सी ताकत है जिसकी वजह से ममता बनर्जी नए नए प्रयोग करने को मजबूर हो। बीजेपी के लिए जीत का यानी विनिंग फॉर्मूला क्या है? पहला, मोदी की लीडरशिप। दूसरा, हिंदू वोट बैंक। तीसरा, राष्ट्रवाद का नारा। चौथा, लोकतांत्रिक पार्टी।
मतलब यहाँ पार्टी के मुखिया का पद किसी परिवार से तय नहीं होता है। 5वां, बीजेपी के पास पश्चिम बंगाल की आजमाई हुई सियासी जमीन है, क्योंकि यहीं पर लोकसभा में बीजेपी ने अपनी विजय पताका लहरा दी। इसके अलावा छठा और बड़ा फैक्टर है पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लोकल लीडर्स। अब जरा एक और नजरिए से ममता और मोदी के पार्टी के बीच के फर्क को समझिए। ममता की पार्टी में नंबर 1 ममता खुद है और नंबर 2 पर भी ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी हैं, जबकि बीजेपी की पार्टी में बंगाल की लोकल लीडरशिप में एक नहीं कई नाम है। दिलीप घोष, शुभेंदु अधिकारी, तथागत रॉय, स्वपन दास गुप्ता। पिछले कुछ दिनों में बंगाल की राजनीति में इन नामों की चर्चा पूरे देश में है। इनमें से कुछ लोग टीएमसी से बीजेपी में आए हैं और कुछ संघ से ताल्लुक रखते हैं। दिलीप घोष पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। दिलीप घोष 1984 से आरएसएस के प्रचारक रहे हैं। 1999 से 2007 तक दिलीप घोष अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आरएसएस के प्रचारक रहे। वो पश्चिम बंगाल की मेदिनीपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं। दिलीप घोष पश्चिम बंगाल के सबसे पिछड़े आर्थिक इलाकों में गिने जाने वाले जंगल महाल से आते हैं। दिलीप घोष पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी वर्ग से आते हैं। साल 2015 में दिलीप घोष को पश्चिम बंगाल की बीजेपी यूनिट का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। 2019 में दिलीप घोष की अध्यक्षता में ही बीजेपी ने लोकसभा में ऐतिहासिक सफलता हासिल की। इस तरह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्रचारक का काम करने वाले दिलीप घोष बहुत संघर्ष करके जमीन से उठकर आज पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सबसे बड़े नेता बने हैं। ठीक इसी तरह शुभेंदु अधिकारी कभी ममता बनर्जी की सरकार में नंबर 2 हुआ करते थे, लेकिन नंबर 2 जैसा बड़ा कद होने के बाद भी शुभेंदु अधिकारी को कभी उतनी प्रसिद्धि नहीं मिल पाई जितनी आज मिल रही है। नंदीग्राम में तो ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर चुके हैं। यानी टीएमसी से ज्यादा देश में बीजेपी के लोकल लीडर्स की चर्चा हो रही है, लेकिन टीएमसी को अब भी शायद 30% से ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक के अपने पक्ष में मोबिलाइज होने का पूरा भरोसा है। अब जरा ये संयोग देखिए, ममता ने बिल्कुल अलग तरह का राजनीतिक मिश्रण तैयार किया है। शुक्रवार के दिन यानी इस्लाम के पवित्र जुमे के दिन ममता ने यह ऐलान किया है कि वो शिवरात्रि के दिन अपना नामांकन दायर करेंगी। यानी ममता बनर्जी सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ अपनी मुस्लिम पॉलिसी को बैलेंस करने में लग गई हैं। अब देखना यह है कि ममता बनर्जी का ये राजनीतिक मिश्रण कितना सफल हो पाता है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।